हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद से रिलेटेड होंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और ये क्वेश्चंस आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक आप टेट, सुपर टेट, केबीएस, पीआरटी, DSSB, सीटेट, इसके साथ साथ यूपी पीईटी, लेखपाल, वीडियो और एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए और पहला प्रश्न लेते हैं, जो कि है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो आपसे पूछा गया जा रहा है कि किसकी स्वतंत्रता की गारंटी, अभिव्यक्ति और भाषण यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है: अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में। तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आई होप कि आपने अभी तक अपने उत्तर का चयन जरूर कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 19 में। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इससे हम जान लेंगे कि अगर स्वतंत्रता की बात की जाए, और यदि बात की जाए अधिकारों की, किसकी बात की जाए अधिकारों की, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह कुल कितने हैं? तो वह आपके कुल मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हटा करके अनुच्छेद 300 का यानी कि 300 का या ए के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वो सारे बताने की मैं कोशिश करूंगी। और तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और जिन 6 मौलिक अधिकारों में हमारा पहला जो मौलिक अधिकार आ जाता है वह आ जाता है हमारा समानता का मौलिक अधिकार। और अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारा जो दूसरा आ जाता है वह आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हमारी आती है 19, 20, 21, ये जो है हमारी 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। जो हमारा अधिकार आता है वह आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में फिर आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि 25, 26, 27। और उसके बाद आ जाता है 28, 29 में हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंधी अधिकार। फिर आ जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 हैं। पूरे अनुच्छेदों की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 35 या कहीं कहीं आपको 12 से 35 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये हैं आपके मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स। तो हमने अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा। अब अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा सा अगर जरा सा डिटेल में जाने की हम बात करें तो वहाँ पर आ जाती है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसके अंतर्गत आ जाता है वाक, भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के साथ साथ बिना हथियारों के संघ बनाने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता, स्थायी रूप से किसी भी क्षेत्र में निवास करने की। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप अगर निवासी हैं तो किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिखों को कृपाण और कटार रखने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 के बारे में। इसी प्रकार से सभी अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अगर आप व्याख्या सुनेंगे तो यकीन मानिए वीडियो के अंत तक आपके सारे अनुच्छेद कन्फर्म हो चुके होंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 21A, बी है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, सी है अनुच्छेद 14 और डी है अनुच्छेद 25। मैं व्याख्या दे रही थी तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हम इतना ज़्यादा क्यों ही बता रहे हैं, सीधा आंसर बताते हैं और आगे चलते हैं। इसीलिए व्याख्या दे रही थी ताकि आपके आगे वाले सभी अनुच्छेद अच्छे से तैयार हो जाएं। यहीं पर बार बार सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आप क्या करें, सारे अनुच्छेदों को लर्न कर लें। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अभी अभी बताया था, किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 19A, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण, अभी बताया था ना शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आते थे उसके अंतर्गत, अब याद होगा तो अच्छे से कर पा रहे होंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए है 19 में, बी है 23 में, सी है 24 में और डी है 17 में। और वो भी कौन सा? तो बच्चों के शोषण से। शोषण में भी आपके 2 अनुच्छेद मैंने बताए थे। कौन से बताए थे?
23 नंबर, 24 नंबर। 23 में मैंने बताया था कि 23 में क्या हो जाएगा, मानव बलात् श्रम निषेध। मानव बलात् श्रम निषेध यानी कि मानव की क्या नहीं करनी है, तस्करी नहीं करनी है। और अगर 24 की बात की जाए तो 24 आपका मुख्य रूप से बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा किस में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 24 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है आपके सामने 19, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 29। 19 में क्या बताया था, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। 14 में क्या बताया था, समानता दी गई है, किसके आधार पर, तो विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी कैसे होंगे, समान होंगे। 15 से लेकर के 17 तक समानताएं, 18 तक समानताएं दी गई हैं आपकी। 14 में आपका विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के लिए सभी बराबर हैं। 15 में लिंग, जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर समानता। 16 में लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। 17 में बात की जाए तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत होगा। और 18 में बात की जाए तो उपाधियों का अंत होगा। तो इस प्रकार से क्या है, 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार हो गए। तो 19 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। 32 में बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किस प्रकार उनका संरक्षण कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में कौन कौन सी रिट लगा सकते हैं, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, निषेध, अधिकार, प्रेक्षा, उत्प्रेषण और आपके इसी प्रकार से कुल 5 जो है रिटें दी गई हैं इसके अंतर्गत। तो अब आपका बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार यानी कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। कितनी रिट लगा सकते हैं, 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं। तो चलिए अब बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है 74, सी है 61, डी है 54। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा, इसके बारे में भी आप डिटेलिंग से पढ़ सकते हैं पीछे दिए गए वीडियोस में। आप बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति से रिलेटेड लाकर उनकी सभी शक्तियाँ, उनके कार्य, उनकी पद्धतियाँ सभी के बारे में डिटेलिंग से बात कर लेंगे। अभी यहाँ पर मोस्टली फोकस होगा अनुच्छेद और संबंधित तथ्यों पर। तो अनुच्छेद 61 में आपका क्या ही कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 में फिर क्या कहा गया है, 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो कि राष्ट्रपति के प्रति होंगे, यानी कि किन किन कार्यों पर, किन किन चीज़ों की जो सूचना है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यानी कि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य और दायित्व राष्ट्रपति के प्रति। 54 में क्या कहा गया है, तो 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। 74 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। तो अब राष्ट्रपति से संबंधित मैं कोशिश करूंगी कि 1 मिनट में ही मैं आपके सारे अनुच्छेद को एक बार रिकॉल करवा दूँ। फटाफट से सुनिएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 के अंतर्गत आपका जो चुनाव प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। 55 में जो चुनाव प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा, इसका वर्णन किया गया है। 56 में कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 57 में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर जो है आसीन हो सकता है। 58 में उसकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। और 59 में बात की जाए तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में अभी हमने बात की थी कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उसे भरने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
और यहीं पर आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो हैं समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित एक और अनुच्छेद आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वह क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों यानी कि 6 आपके जो मुख्य क्षेत्र माने गए हैं, कला है, विज्ञान है, संस्कृति है, इन सभी से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति है और जिसे फांसी की या ताउम्र कैद की सजा दी गई है तो उसे कुछ कम करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को दिया गया है, क्योंकि वह व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे आने वाले समय में भारत के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अगर आपको ये व्याख्या पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 63, बी है अनुच्छेद 76, सी है अनुच्छेद 79 और डी है अनुच्छेद 53। तो देखिए व्याख्या का बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है, बस आप शांति से चीज़ों को सुनते रहिए और इस वीडियो को अगर आपने 1 से 2 बार देख लिया ना तो यकीन मानिए आपके अनुच्छेद हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। तो 63 में क्या है, हमने बात की थी कहाँ तक, अनुच्छेद 62 तक की थी और अनुच्छेद 63 से आ जाते हैं आपके उपराष्ट्रपति। कौन आ जाते हैं? उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 79 की तो 79 में आपके कहा गया है संसद का गठन। क्या कहा गया है? संसद का गठन। सर ला, अब देखो रा से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि 3 अनुच्छेद आप क्रम से याद रख सकें। तो 63 में तो हम उपराष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। 79 में बात की जाए तो संसद का गठन होगा और संसद के बाद अगर हम बात करें राज्यसभा तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आप ये तीनों अनुच्छेद क्रम से याद रख पाएंगे। किस ट्रिक से? तो सर ला से याद रख पाएंगे, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80 और 81 3 अनुच्छेद याद हो गए अच्छे से। 63 में क्या था? उपराष्ट्रपति था। और 53 में अभी हमने क्या बात की थी कि 53 में हमने बात की थी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जब हम पढ़ रहे थे। और 53 में जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। 52 में राष्ट्रपति का पद होगा और 54 से चुनाव यानी कि चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन होगा। 55 में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो है चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो ऑप्शन बच जाता है वह बच जाता है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 76। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसे शपथ कौन दिलाएगा? तो इसे शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें और अगला प्रश्न है कि देखिए भले ही यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की संख्या कम हो लेकिन एक इतनी बेहतर व्याख्या दी जाएगी कि आप 10 प्रश्नों में भी 50 से 60 प्रश्नों के बराबर जो है हल कर पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी कि जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच कुल कितनी जो है अवधि होनी चाहिए? तो 2 अधिवेशन के मध्य में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये अनिवार्यता कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है 82, बी है 83, सी है 85 और डी है 81। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? सरला संसद किसमें? 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो 81 तो होना नहीं है, कट हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं 82 की, तो अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 82 में की गई है। 83 में अगर हम बात करें, किसमें हम बात करें? हम बात करें 83 में, तो 83 में आपके कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के बीच की अवधि, संसद के दोनों सदनों के बीच की अवधि का वर्णन किया गया। और यही हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इसकी 6 माह के अंतराल की जो अनिवार्यता है इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 83 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम 85 के बारे में क्यों ही बात नहीं कर रहे हैं। तो 85 में भैया कहा गया है कि संसद सत्र का विघटन या सत्रावसान जो कि कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद सत्र का विघटन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार अगर फिर से इन चीज़ों को रिकॉल करवा दूं तो आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मेरे साथ फिर से, संसद 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक क्रम को मेंटेन करने के लिए आपको बताया जा रहा है। 83 में
संसद के सदनों के बीच जो अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। इसके बाद 84 में अगर आपसे यही पूछ लिया जाए क्रम को मेंटेन करने के लिए, मैंने क्या कहा, क्रम को मेंटेन करने के लिए, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके 79, 80, 81, 83, 85, लेकिन क्रम को मेंटेन करने के लिए 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और इसके साथ साथ आपके 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 84 में संसद सदस्य की अहर्यता, संसद के सदस्यों की अहर्यता और 85 में सत्रावसान या विघटन। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि 81 में मैंने आपको क्या ही बताया था कि लोकसभा की संरचना मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो 79 से लेकर के 84, 79, 81, 82, 83, 84, ये 5 अनुच्छेद आप अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि देखिए, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 अधिवेशनों के बीच में मैंने 83 बताया और 85 आंसर गलत दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें मिसप्रिंट भी होती हैं और फालतू में कमेंट्स मत कीजिएगा। अच्छे से डिस्कशन करने के बाद ही ये क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं कि 83 में सदनों की अवधि का वर्णन किया गया है, ये याद रखेंगे अच्छे से। 85 में विघटन और सत्रावसान की बात की गई है। तो यहाँ आप जो है ऑप्शंस का आंसर देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि लोकसभा को भंग कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है। ऑप्शन ए है 95, बी है 356, सी है 365 और डी है 85। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 85। तो देखिए यहाँ पर अब आपका वही आंसर आ गया है। अगर यही बात सही होती तो ऊपर के ऑप्शन में फिर ये गलत हो जाएगी या तो नीचे गलत हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि 83 में संसद के सदनों के बीच की अवधि का वर्णन है, 85 में सत्रावसान और विघटन का वर्णन है। आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो भैया 85 में विघटन कर दिया था। क्या कर दिया था? विघटन कर दिया था। किसने कर दिया था? राष्ट्रपति ने कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं कि संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, तो संयुक्त बैठक बुलाएगा भी कौन? राष्ट्रपति ही बुलाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाएगा? ऑप्शन ए है 108, बी है 110, सी है 112, सी है डी है 106। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और बुलाता ही है सिर्फ, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही संसद के सदन की अध्यक्षता की जाती है और उसे बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। और विषम परिस्थितियों में उसे विघटित भी कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 110 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है धन विधेयक का। किसका वर्णन किया गया है? धन विधेयक का। और अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बजट की जगह पर क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन के अनुसार राइट था वह था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देन आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन है उसके विषय में जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? ऑप्शन ए 105, बी है 108, सी है 110 और डी है 85। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने चर्चा की ना कि 85 में विघटन करेगा, 108 में बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। विघटित कौन करेगा? उसका अधिकार भी राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 85 में विघटित करेगा, 85 में विघटित करेगा, 108 में बुलाएगा, 108 में बुलाएगा, 110 में धन विधेयक और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा हो, काफ़ी वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चंस को यहीं विराम देती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।